हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स पर, जिसमें हम आज का जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 विच इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। जिसका टॉपिक का क्या नाम है? प्रॉपर्टीज। और बेटा हर साल प्रॉपर्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन आता है पेपर में आपके सीबीएसई बोर्ड्स में, और जिसकी वेटेज रहती है 4 से 6 नंबर। ज्यादातर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी आता रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे कि सर ये होता क्या है प्रॉपर्टीज। देखिए, प्रॉपर्टीज का मतलब मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूं कि प्रॉपर्टीज मीनिंग प्री डिफाइंड रिजल्ट्स। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड रिजल्ट। मतलब ये है अभी भी हमने डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है, लेकिन कुछ ऐसे डिटरमिनेंट्स होते हैं जिनका आंसर आपको शुरुआत में ही पता लग जाता है कि इस तरह का कुछ आंसर आएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल के कुछ रिजल्ट बनाए गए कि अच्छा अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन होगा तो उसका रिजल्ट ये आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे विच इज योर एग्जाम्पल 6 ऑफ एनसीईआरटी। एग्जाम्पल 6, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 देखते हैं। बोलता है एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको डिटरमिनेंट ना लेके एक ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसका नाम है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। हमारे को एक मैट्रिक्स दी हुई है, कहता है इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ। ठीक है, क्या निकालना है आपने? इसका डिटरमिनेंट। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ द साइड्स, आप क्या करेंगे? 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। ठीक है, आप ये बात जानते हैं कि मैं किसी के भी अलोंग, चाहे रो 1 के अलोंग इस डिटरमिनेंट को खोल दूं, चाहे रो 2 के, चाहे रो 3 के, चाहे C1, चाहे C2, चाहे C3, रिजल्ट सेम आएगा, है ना। ये चीज हमने सीख ली थी। लेकिन हम किसके अलोंग खोलते हैं? जहां पर एक जीरो बैठी होती है। तो जीरो या तो सर R2 में या C2 में है ना। तो एक जीरो मिल रही है तो हम R2 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। इसको एक्सपेंड अलोंग R2। मैंने किसके अलोंग एक्सपेंड किया? इसको R2 के अलोंग। तो ए डेट देखिए क्या आएगा। देखिए कोफैक्टर लगेंगे तो यहां नेगेटिव आएगा, -6। अब क्या कहता है? इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। 7 3 जा सर 21, नेगेटिव 5 5 जा 25। अब ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, और जीरो के साथ कुछ भी आए, चलिए लिख देते हैं, जीरो को हटाएंगे तो ये कितना आएगा? -14 -5। अब सर पॉजिटिव सॉरी -4 तो क्या होगा सर? ये रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। 5 2 जा 10 + 3। ठीक है, इसी तरह से तो आप डिटरमिनेंट खोलेंगे तो कितना आएगा? -4 इंटू -6 सर प्लस का 24। ये जीरो हो चुका है। 10 + 3 13 13 4 जा 52। तो कितना आएगा सर? इसको माइनस करेंगे तो -28। डिटरमिनेंट मेरे पास कितना आया? -28। तो अब हम बात करते हैं आपकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां लिख देते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। कहता है इसका ट्रांसपोज कर लो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। करो ट्रांसपोज, रो बिकम्स कॉलम। 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, अब सर इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं। डिटरमिनेंट निकाल लो इसका। तो 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो अब आप एक्सपैंड कर दो इसको भी। एक्सपैंड अलोंग R2 ही कर दे, इस बार R2 कर देते हैं फिर से, कोई बात नहीं। तो A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा? देखिए -3 है, यहां पर क्या लगता है? प्लस माइनस प्लस, यहां माइनस, तो माइनस ऑफ -3 आएगा। और ब्रैकेट में क्या आएगा सर? इसकी रो छोड़ दो, कॉलम। तो -7 × 6 -42 और माइनस का ही 4। क्लियर है? आगे चलते हैं। जीरो सर आगे आएगा +0 0 टाइम सर इसकी रो और कॉलम दोनों छोड़ दे। -14 -5। अब सर -5 तो इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। 4 2 जा 8 -38 -30। तो कितना होगा सर? देखिए ये होता है -46 46 × 3 138। नेगेटिव और पॉजिटिव, देखिए ये +3 है और ये नेगेटिव है ना। तो ये कितना आएगा? -138। तो यहां से सर जीरो हो चुका है। और ये कितना है? -22 × 5 -22 × -5 विल गिव यू +110। तो ये कितना आ गया सर? -28। तो यहां से आप रिजल्ट देख सकते हैं तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो
तो आप पहला रिजल्ट आपका क्या बनता है कि या तो ए का डिटर्मिनेंट निकालो, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रिजल्ट मैं इधर लिखता हूं, फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या बना, ए डैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। क्लियर है, लिख लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपनी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पर। दूसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर आप किन्हीं भी दो रोज, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, अगर आप किन्हीं भी दो रोज या किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट का वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब अपोजिट आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, मैं कहूंगा बेटर में अपोजिट आएगा। मतलब अगर ए डैट नेगेटिव 28 है और मैं अगर इन दो रोज को इंटरचेंज कर दूं तो पॉजिटिव 28 आएगा। अगर ये ए डैट पॉजिटिव 28 होता और मैं दो रोज को इंटरचेंज कर देता तो नेगेटिव 28 है, मतलब साइन अपोजिट हो जाएगा। सर क्या दो रोज ही लेनी है? हाँ, दो रोज, ठीक है। या सर दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। R1 इंटरचेंजेस विद R3 भी हो सकती है, R2 इंटरचेंजेस विद R3 भी हो सकता है, R1 इंटरचेंजेस विद R2, कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम। सर पहला दूसरा कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट अपोजिट आएगा। इसी तरह से दूसरे तीसरे को करेंगे तो भी रिजल्ट अपोजिट आएगा, पहले तीसरे को करेंगे तो रिजल्ट अपोजिट आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने इस मैट्रिक्स में, इस वाली मैट्रिक्स में मैंने कहा R1 इंटरचेंजेस विद R3। सर लिखना उसी तरह से जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस में, आप बिल्कुल उसी तरह लिखना है। और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला ऑपरेशन था, याद होगा आपको। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में जो हम इनवर्स निकालते थे उसमें फर्स्ट ऑपरेशन हम इसी तरह से लगाते थे। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इंटरचेंज करूं A, तो A मैंने जब इंटरचेंज किया तो यहां पर कौन आएगा, 1 5 -7, क्योंकि R1 की जगह पर R3 को बिठाना है और R3 की जगह पर R1 को, तो यहां होगा 2 -3 एंड 5, और ऊपर क्या आएगा सर 6 0 4। ठीक है, अगर बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहूं तो 1 6 2 5 0 -3 -7 4 5। क्लियर है? तो अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं, एक्सपैंड अलोंग, फिर से R2 ही ले लेते हैं। ठीक है, ए डैट क्या होगा सर, देखिए -6, ठीक है, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 25 -21 है ना, माइनस माइनस ही तो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस जो बीच में आएगा डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का, ठीक है, माइनर को सॉल्व करने के लिए, फिर क्या आएगा सर पॉजिटिव 0, 0 को हटाओ, इसकी रो कॉलम दोनों छोड़ दोगे तो 5 + 14। वैसे सर इसको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेंशन कर सकते हैं। -4, फिर से रो कॉलम छोड़ दें, -3 -10, -3 -10। अब देखिए 4 4 6 जा -24, ये 0 हो चुका है, ये -13 × -4 सर +52 गिव्स यू 28। तो आप देखिए जब ये -28 था तो ये +28 आया। बेसिकली कहने का मकसद ये है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, तो ए डैट क्या होगा सर 1 2 3 4 होगा, तो 4 - 6 कितना होगा -2 होगा ना। लेकिन अगर आपने ए मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब R1 या R1 नहीं, इस बार C1 कर देते हैं, C1 इंटरचेंजेस विद C2, 1 3 पीछे चले जाएंगे, 2 4 ये वाला कॉलम आगे आ जाएगा। तो अब आप जब इसका वो लेंगे क्या डिटरमिनेंट 2 1 4 3, तो कितना आएगा 6 - 4 विच इज 2, तो आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब यहां पर और यहां पर आंसर में डिटरमिनेंट पर साइन अपोजिट हो जाएगा जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे किन्हीं भी दो रोज को या किन्हीं भी दो कॉलम को। हाँ सर अगर मान लो मैंने ये कर दिया, -28 आ गया, अब आपने R1 इंटरचेंजेस विद R3 कर दी, ठीक है। बाय द वे अगर R1 इंटरचेंजेस R3, मतलब इस रिजल्ट से देख रहा हूं बेटा मैं, देखो ये इंटरचेंज हो चुकी है, अगर मैं यहां पर R2 इंटरचेंजेस विद R3 लगा दूं तो अब क्या होगा सर, अब रिजल्ट वही आएगा जो आ रहा था। मतलब क्या है, यहां पर आंसर कुछ आ रहा है नेगेटिव। अगर आपने एक बार रो को इंटरचेंज किया, अगर आपने किन्हीं भी दो रोज को एक पहला ऑपरेशन लगाया ये, ठीक है, तो आंसर अपोजिट आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, तो अब ए मैट्रिक्स मेरे पास ये है, तो ए मैट्रिक्स को अब मैं अगर इस पर ऑपरेशन लगाऊंगा R2 इंटरचेंजेस विद R3, तो अब क्या होगा सर, रिजल्ट इस वाले का अपोजिट आएगा। इस वाले का अपोजिट क्या है 28 का अपोजिट क्या है -28, तो आंसर वही आ गया। तो मतलब क्या है, अगर मैं दो बार इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं एक बार इंटरचेंज करूंगा, अगर एक बार इंटरचेंज करूंगा तो रिजल्ट अपोजिट आएगा। ठीक है, एक बार इंटरचेंज करने पर तो रिजल्ट क्या आ रहा है, अपोजिट नेगेटिव आ रहा है। लेकिन अगर दो बार इंटरचेंज कर दिया तो रिजल्ट प्रीवियस वन आएगा, जो सबसे पहले आया था।
ठीक है, मेरा कहने का मकसद है अगर मैंने एक बार वन टाइम इंटरचेंज करने पर क्या होगा, नेगेटिव या फिर अपोजिट रिजल्ट आएगा। नेगेटिव का मतलब होता है बेटा अपोजिट रिजल्ट, नेगेटिव का मतलब भी अपोजिट ही होता है वैसे, लेकिन आप नेगेटिव का मतलब माइनस से ही ना समझे सिर्फ, ठीक है। नेगेटिव का मतलब अपोजिट रिजल्ट आएगा। क्लियर है? अगर मैंने 2 टाइम इंटरचेंज कर दिया, 2 टाइम इंटरचेंज, तो रिजल्ट जो था ना ओरिजिनल रिजल्ट वही आ जाएगा। मतलब जितनी भी बार आप इवन टाइम्स उसको इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट ओरिजिनल आएगा। पहली बार इंटरचेंज किया तो यहां पर नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव आया। अब इसको इंटरचेंज करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, लिख लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन में थर्ड ऑपरेशन पढ़ा था क्या सर? अगर मैं किसी रो में, किसी भी रो में मैं किसी भी दूसरी रो को ऐड कर सकता हूं। मैंने क्या कहा था? आप किसी भी एक रो में किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं। दिस वाज द थर्ड ऑपरेशन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन व्हेन वी ट्राइड टू फाइंड इट आउट द इनवर्स। क्लियर है? तो आपको मैंने बताया था मैं किसी भी रो में किसी दूसरी रो को ऐड कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी मैं दूसरे वाले जो इसमें लगा रहा हूं इसमें कोई स्केलर भी ले सकता हूं, प्लस भी कर सकता हूं और माइनस भी कर सकता हूं। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि आप किन्हीं भी 2 रोज को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और विद स्केलर। ठीक है, तो आप अगर इस क्वेश्चन में ही इसको अटेम्प्ट करते हैं a इक्वल टू, तो देखिए क्या होगा, 2 R1 पर मैंने ऑपरेशन लगाना है तो R2 और R3 तो सर सेम रहेंगी एज इट इज, 1 5 नेगेटिव 7। ठीक है, R1 पर ऑपरेशन क्या है, 2 प्लस डबल दिस 14 हो जाएगा ना, 12 और 2 14। यस, इसका डबल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव 3 ही रहेगा। इसका डबल करो 8 और 5 13, फिर 13 आएगा। ठीक है, अब आप एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करोगे तो एक्सपैंड अलोंग R2 फिर से करते हैं क्योंकि यहां पर ही 0 बैठी हुई है तो मैं बार बार इसीलिए इसको कर रहा हूं। अच्छा, मैंने इसको A ले लिया है, कोई नहीं, आप इसको डिटर्मिनेंट यहीं पर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना और आप डिटर्मिनेंट अब सोल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा सर, नेगेटिव 6। ठीक है, इसकी रो कॉलम छोड़ेंगे तो -7 × 3 ये 21 देगा, ये कितना देगा 13 5 जा 65। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 0 सर +0, रो कॉलम छोड़ दें, ये होता है 98 और ये देगा -13। आगे चलें 4 सर -4, इस रो कॉलम को छोड़ दें 70 + 3 70 + 3। ठीक है बेटा, इसमें से माइनस करो, देखो 5 और 1 4, 6 में से 2 गए 4 4। ठीक है, माइनस का, और यहां पर है -6 और ये 0 हो चुका है, ये है 73, 0 -4 × 73। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 24 और 2 64 और ये आएगा 4 3 जा 12 29 माइनस। बेटा ये कितना आ गया सर, 292 और 264 में कितना डिफरेंस है सर, -28। तो फिर से रिजल्ट सेम है। तो मतलब क्या हुआ कि सर जो प्रॉपर्टी हम वहां पर लगा रहे थे, थर्ड प्रॉपर्टी इनवर्स निकालते समय, वो प्रॉपर्टी भी यहां पर एप्लीकेबल होती है। देख लो सेम रिजल्ट दे रहा है। एक बात और है, थोड़ी सी इसमें एक्सटेंशन और बताता हूं मैं आपको। सर एक तरीके से और यूज किया जा सकता है इसी प्रॉपर्टी को, देखिए आपने लिख लिया होगा। ठीक है, एक तो सर ये हो गई, एक और देखते हैं। देखिए मैंने फिर से यहां लिखा, थर्ड ही प्रॉपर्टी है लेकिन ऑपरेशन को यूज करने का तरीका बता रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स, या हम ऑपरेशन लगाते हैं, पहले ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं सर, R1 चेंजेस टू R1 - R2 - R3। यहां पे मैं तीनों को भी इकट्ठा ले सकता हूं, वहां पर हम नहीं ले पा रहे थे, वहां पर R1 और R2 या R2 और R3 या C1 C2 C2 C3, लेकिन यहां तीनों को इकट्ठा ले सकता हूं, R1 R2 R3, प्लस भी कर सकता हूं माइनस भी कर सकता हूं और कुछ स्केलर के साथ भी कर सकता हूं। क्लियर हो रही है बात? तो देखिए अगर मैं इस पर ऑपरेशन लगाऊं, इसी पर A = R1 पर चेंजेस किए हैं मैंने, तो जो R2 है वो तो एज इट इज 604 और 1 5 -7। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 में से 6 माइनस के -4 और -1 सर -5 आएगा। अच्छा R1 क्या है, -3 -5 सर -8, 5 में से 4 गया 1 में 7 गया, मतलब माइनस +7 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सर 8। अगर मैं अब डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूं, -5 -8 8 6 0 4 1 5 -7, एक्सपैंड अलोंग R2, तो A डिटर्मिनेंट ध्यान से देखिएगा, -6
सर इस रो कॉलम को छोड़ दें, 7 8 जा 56 माइनस का 40, फिर प्लस 0, ये रो कॉलम छोड़ दें, कितना होगा सर 35 माइनस 8। अब 4 पर आए तो -4, रो कॉलम छोड़ दें, 5 5 जो सर -25 प्लस 8, ठीक है। ये देखिए कितना है 16 इंटू 6 -96, ये कितना है सर -17 इंटू -4 प्लस 68 और बेटा इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आएगा सर 28। तो देखो रिजल्ट सेम आ रहा है। तो क्या है, या आप ध्यान रखेंगे कि पहली थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि आप किसी भी एक रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन विद द स्केलर एज वेल, ठीक है। आप किसी भी रो को दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद द स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या आप किसी भी एक रो में से दोनों रोज को भी माइनस कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं, किसी एक को प्लस कर सकते हैं, किसी एक को माइनस कर सकते हैं, या फिर रो 1 में से या रो 2 में से किन्हीं दूसरी रोज को प्लस माइनस विद स्केलर भी कर सकते हैं, विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर इधर है। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से इन ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। आप लिख लीजिए इस बात को। और एक बात और थी छोटी सी, मैं वो भी बता देता हूं आपको कि सर आपने ना एलिमेंट्री ऑपरेशन पे 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, R1 इंटरचेंजेस विद R2, उसका काम हो गया है। एक बताई थी R1 चेंजेस टू R1 प्लस K टाइम्स R2 या R3, है ना, इधर वे कोई भी ले लो, इसका भी काम हो गया। तो सर ये एक और प्रॉपर्टी थी R1 चेंजेस टू K टाइम्स R1, ये नहीं लगेगी बेटा, ये भी यूज होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं बनती है, ये प्रॉपर्टी की तरह काम नहीं आता, ये एक ऑपरेशन की तरह काम आता है। इसको हम एक ऑपरेशन तो बोल सकते हैं, यहां पर काम आएगा, लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी की तरह से यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसका यूज होगा बट प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं होगा। तो हम इसको यूज करने के बाद कुछ बैलेंस करेंगे, जिस चीज से हम मल्टीप्लाई कराएंगे हम उसी चीज से डिवाइड भी कराएंगे। हम बेसिकली इस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज नहीं करते, इसको हम ऑपरेशन की तरह यूज करते हैं। और जिस भी नंबर से, जिस भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कराया जाएगा डिटर्मिनेंट को, उसी नंबर या उसी स्केलर से डिवाइड भी कराया जाएगा उसी डिटर्मिनेंट को। क्लियर है। तो ये इसके बारे में जब मैं बात करूंगा, जब मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा। क्लियर है, लिख लीजिए बेटा। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट की या किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मैंने क्या कहा, हम किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग ब्रेक कर सकते हैं। तो सर एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने पहले मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखा, डिटर्मिनेंट बनाने के बाद आप ब्रेक कर सकते हैं बेटा, पहले नहीं, पहले डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा 5 5 4 -7। अब यू कैन ब्रेक इट। ब्रेक सर कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं 1 + 1, इसको लिख सकता हूं 4 + 2, इसको लिख सकता हूं 0 + 1 -3 0 5 5 4 -7। देखिए मैंने इस कॉलम को ब्रेक कर दिया। ब्रेक मतलब कि अभी ऐड इस तरह से लिख दिया, प्लस में लिख दिया है। लिख सकते हैं सर इसको 4 + 2 ही क्यों लिखा, 3 + 3 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 + 4 भी, 5 + 1 भी या 1 + 5 भी, इधर वे आप किसी भी तरह से लिखें, ठीक है। हाँ सर हम तो इसको 7 - 1 भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आप ब्रेक कर सकते हैं। 7 - 1 लिखें, 10 - 4 लिखें, 8 - 2 लिखें, 9 - 3, इधर वे, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस मेरा कहने का मकसद है आप ब्रेक कर सकते हैं। अब ब्रेक करने के बाद आपके ये 2 डिटर्मिनेंट तैयार हो जाएंगे। एक डिटर्मिनेंट इस वाले ब्रेकअप से बनेगा 1 4 0, उसके बाद -3 0 5 5 4 -7। अब सर ये जो बीच में प्लस है, ये प्लस यहां पर लगाएंगे, 1 2 1 -3 0 5 5 4 -7। क्लियर है। अब आप इसको इवेल्युएट करने की कोशिश करें। देखिए फिर से हम इसको खोलते हैं, एक्सपैंड अलोंग R2 कर दें, या इसको कर देते हैं, काम करते हैं, इसको C1 से अलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें भी तो सर एक 0 आ रहा है, इसको R2 से कर देंगे, एक्सपैंड अलोंग R2, ठीक है। तो देखिए करें A डैट, सर ये 1 रहेगा, इसकी रो कॉलम छोड़ दो तो ये 0 हो गया, -20 0 -20। क्लियर है। अब सर 4 -4, इसकी रो कॉलम छोड़ दो, 7 3 जा 21 5 5 जा 25। अब सर ये प्लस 0 0 ही रहने दो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्लस। अब इसकी बात करते हैं। देखिए मैंने R2 के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो यहां क्या आएगा सर -2,
इस रो कॉलम को छोड़ दे 21 माइनस 25, 21 माइनस 25। क्लियर हो रही है बात? आगे चलें। सर ये -2 था, ये आएगा +0, खत्म हो जाएगा। फिर आएगा -4, इस रो कॉलम को छोड़ दें 5 + 3, 5 + 3। ठीक है, तो देखिए -20, ये कितना है -4 × -4 +16, ये कितना है -4 × 2, -4 × -2 कितना देगा सर? +8। सर ये कितना है 5 और 3 8, 8 4 जा -32, तो कितना आएगा सर? 16 और 8 24, और देखिए 20 और 32 देगा -52 विच इज इक्वल टू -28। तो हेंस द रिजल्ट रिमेन्स अगेन सेम। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, देन ऑल्सो द रिजल्ट रिमेन्स सेम। ठीक है सर, आपने प्लस में दिखा दिया, अगर प्लस ना लेते, 1 मिनट के लिए मैं इस तरह से हटाता हूं इसको, प्लस ना लेते आप और माइनस कर देते, या आप माइनस ना करके एक काम करो, इसको 2 6 1 ही रहने दो सर, इसको ब्रेक करके दिखाओ। इसको ब्रेक कर देते हैं -2 और -1, देखिए इसमें प्लस माइनस सब आ जाएंगे, -1, इसको भी तो ब्रेक कर सकते हैं। ये 0 एज इट इज रहने दो, 0 + 0 लिख दो, या फिर 5 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 + 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 6 1, यहां पर क्या हो जाएगा सर? -2 0, और यहां पर क्या हो जाएगा सर? 3। ठीक है, यहां पर क्या रहेगा, देखिए ब्रेक इसके अलोंग हो रहा है, C2 के अलोंग। ठीक है, तो ये 2 6 1 तो एज इट इज ही रहने वाला है सर। यहां पर -2 0 3 दे चुके हैं, -1 0 और 2, -1 0 2। ठीक है, अब एक्सपेंड करा हमने, मान लिया एक्सपेंड इसी के अलोंग किया है, जो C1 और ये लिखे हुए हैं, हम हटा नहीं रहे इसको। ठीक है, तो अब इसी के अलोंग एक्सपेंड करके देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। तो देखिए एक्सपेंड अलोंग C1, 2 सर एज इट इज, इसकी रो कॉलम छोड़ दोगे तो ये 0 देगा और ये देगा -12। ठीक है, C1 है ना -6। अब देखिए सर इसकी रो कॉलम छोड़ दो तो 7 2 जा 14, -15। ठीक है, अब आएंगे 1 पर, तो +1, रो कॉलम छोड़ दो, 4 2 जा -8, और ये 0 हो गया। क्लियर है? अब आप आए R2 पर, R2 पर आए तो हमने सबसे पहले क्या लिया? -6। आप यहां पर पॉजिटिव लगा लें, -6 लिया, इसका कोफैक्टर, रो कॉलम छोड़ा तो ये कितना बनेगा सर? 7 - 10। अब सर +0, इसको हटाओ, आगे चलते हैं -4, रो और कॉलम छोड़ दो, 2 2 जा 4 और +1, 4 और +1, तो कितना आएगा सर? -24, -1 +6 देगा, -8, और ये कितना है सर? -3, -3 × -6 +18, और ये कितना आएगा? 5 5 4 जा -20। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस वाले चाहे ऐड कर लें, 24 और 8 होते हैं 32, 32 - 20 -52, 18 और 6 सर +24, द रिजल्ट रिमेन्स अगेन -28। ठीक है, ऑल्दो मैं इन प्रॉपर्टीज पे थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये प्रॉपर्टीज अभी आपको क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस के टाइम पर ये ना हो सर ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इंट्रोडक्शन के टाइम पर, इंट्रो चाहे हमारा थोड़ा सा लेंथी हो, लेकिन आपके सारे डाउट यहीं पर क्लियर हो जाए। क्लियर हो गई बात? अब आप इसको भी लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप जानते हैं इस क्वेश्चन में a डैट कितना है हमारे पास सर? -28 है ना। अगर मैं आपसे बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या कहोगे? सर जो इसका रिजल्ट आया है उसको भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -84 आंसर आ जाएगा। 28 3 84, तो आंसर कितना आना चाहिए? -84। तो इसको हम टैली करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास LHS है और ये मेरे पास क्या है? RHS है ना। RHS मेरे पास क्या आई है? 84, और मेरे पास LHS है ये। तो बेसिकली अगर मैं किसी एक डिटर्मिनेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराता हूं तो वो डिटर्मिनेंट इतना आएगा, यानी कि a डैट अगर ये था तो 3 टाइम्स a डैट इतना आएगा। तो सर वो अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं? तो चलिए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3a डैट क्या है सर? 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, अगर मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के बाहर, ये तो डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई स्केलर होता था तो स्केलर को जब हम अंदर भेजते थे तो सभी एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होता था। अगर ये 1/3 है तो सभी एलिमेंट को डिवाइड करेगा, अगर ये सिंपल 3 है तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स में। लेकिन डिटर्मिनेंट में जो स्केलर होता है या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा, या तो किसी एक रो से,
या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, या तो ये जो 3 है किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो लेट्स से मैंने इसको 3 को मल्टीप्लाई करा दिया R1 से, तो देखिए क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है, 6 0 4 1 5 नेगेटिव 7, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं अलोंग R2 ही ले लें, चलिए R2 ही ले लेते हैं, -6। सर इस रो को छोड़ो इस कॉलम को, तो -7 × 9 कितना होगा सर, 63, 15 5 जा नेगेटिव का 75 आएगा बेटा। अब सर +0 वो छोड़ो, आप -4 पर आते हैं, रो और कॉलम छोड़ा, 5 6 जा 30 + 9, 30 + 9, तो देखिए ये होता है -12, -12 × -6 72, 39 4 जा सर 40 × 4 कितना होता है, 160, 160 - 4 156। अब देखिए घटाएं, 6 - 2 4, 15 - 7 8, क्योंकि नेगेटिव वाली संख्या बड़ी है तो आंसर आएगा -84 विच इज इक्वल टू दिस। तो मुद्दे की बात क्या है, आपने याद रखना है कि हम जब डिटर्मिनेंट पर क्वेश्चन होगा तो हम स्केलर को किसी एक रो से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी एक कॉलम से। सर कॉलम से करके देखें 1 मिनट के लिए, तो चलिए इस 3 को मैं इस बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो चेक कर लेते हैं। और मैंने मल्टीप्लाई कराया 2 6 1 3 3 जा -9 0 3 5 जा 15 5 4 और -7, तो एक्सपैंड अलोंग इस बार चेंज करते हैं, थोड़ा C2 से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ इसके जो कोफैक्टर होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर सर यहां से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -9। अब सर इसकी रो कॉलम दोनों छोड़ दो, 7 6 जा -42 -4। अब सर ये 0 आएगा, उसको छोड़ो, -15। इस रो कॉलम को छोड़ दे, 7 2 जा -14, रो कॉलम छोड़ने पर क्या होगा 15 की, तो 4 2 जा 8 और 5 6 जा -30, ठीक है। 42 और 4 कितने होते हैं, 46 माइनस, देखिए ये प्लस का 9 है और ये है -46, ठीक है। ये कितना है -15 और ये कितना है -22। अब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 46 9 जा कितना होगा, 9 6 जा 54, 5 36 और 5 36 और 5 कितना होगा 41, ठीक है। अब 22 × 15 देखिए ये होगा आपका कितना, 221 330 + 330 इतना आएगा। आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 4 11 - 3 8 और नेगेटिव, अगेन रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि जब मेरे पास मैट्रिक्स होती थी 2 4 6 8, तो मैं क्या कर देता था, या फिर मैं एक काम करता हूं, पहले इसको इस तरह से लिखता हूं। जब मेरे पास मैट्रिक्स होती थी 2 1 2 3 4, तो मैं इस मैट्रिक्स को कैसे लिख देता था, अंदर 2 4 6 और 8, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास यहीं पर ये डिटर्मिनेंट होगा 2 1 2 3 4, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, a डैट इक्वल टू, देखिए या तो मैं इस 2 को इस रो से मल्टीप्लाई कराऊं, 2 4 6 8 और 2 4 3 4, ठीक है, 2 4 3 4, या फिर इसको मैं नीचे वाली से मल्टीप्लाई करा दूं 1 2 6 और 8, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। या फिर मैं इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करा दूं 6 2 4, या फिर मैं इसको 1 3 ये 4 और ये 8, आप चेक कर लो, चाहे 4 2 जा 8 -12 कितना आएगा, -4 है ना। यहां पर करो 8 - 12 सर -4, 8 - 12 -4, 8 - 12 -4। एक बात, दूसरी बात ये समझ में आई कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स अब ये है 2 4 6 8, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में से जब मैं कॉमन लेता था, पूरी मैट्रिक्स से कॉमन लेता था, तो मैं इसको 1 2 3 4 भी लिख सकता हूं, ये क्वांटिटी में ही ले आया। लेकिन द मोमेंट आई हैव, अगर मेरे पास ए डैट 2 4 3 4 है, 2 4 3 4 है, ठीक है, तो सर मैं यहां पर जब कॉमन लूंगा ना, तो पूरे डिटर्मिनेंट से कॉमन नहीं लूंगा। जब मैं स्केलर को मल्टीप्लाई करा रहा हूं किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो कॉमन भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही आएगा। सर मैं R1 से कॉमन ले लूं, मेरे को 2 और 4 में कॉमन दिख रहा है 2, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। आप आंसर चेक करो, 4 2 जा 8 -12 कितना आना चाहिए, -4। अब यहां देखो 4
-6 कितना होगा, -2 इंटू 2 -4। या फिर सर मेरे को तो यहां भी कॉमन दिख रहा था, आपने यहां से क्यों नहीं लिया, यहां से ले लो, 2 3, यहां 1 और 1, यहां क्या रहेगा 4। अब मल्टीप्लाई कराओ, 2 - 3, अब एक्सपेंड करो, 2 - 3 -1 इंटू 4 -4। तो कहने का मकसद ये है कि डिटर्मिनेंट्स में हमेशा और हमेशा स्केलर जो कंपोनेंट है या तो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। दूसरी बात, अगर हमें अंदर से कुछ कॉमन लेना है, डिटर्मिनेंट के अंदर से अगर हमें कुछ कॉमन लेना है तो वो एक एक करके कॉमन आएगा किसी रो कॉलम से। सर अगर इस तरह से होता, मान लीजिए a = 2 4 या 2 6 4 और 8, अब सर मुझे तो इसमें भी कॉमन दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो अलग अलग लोगे। सर ऐसे दिख रहा है तो भी अलग अलग लोगे। देखो कैसे, मान लीजिए मैंने R1 से कॉमन लिया, क्या दिख रहा है कॉमन सर, 2 दिख रहा है, तो यहां क्या रह जाएगा 1 3। सर मुझे तो R2 से भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन सर 4, तो ये 4 बाहर आएगा, यहां पर क्या रहेगा 1 और 2। आप चेक कर लो आंसर, इसको एक्सपेंड करो, 8 2 जा 16, 6 4 जा 24, तो कितना आया सर -8। यहां से भी चेक कर लो, 2 - 3 -1 इंटू 8 नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर। आप सर ऐसे भी तो ले सकते थे, अगर ऐसे लोगे तो वैसे भी देखो, 2 4 6 8 था हमारे पास। सर मैंने कहा मैं इस तरह से ले लेता हूं, 2 तो कॉमन, ठीक है, तो यहां क्या बच गया 1 और 2। क्लियर है। यहां पर क्या दिख रहा है सर 6 और 8, तो यहां पर क्या कॉमन है सर 2 कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा 3 और 4। तो अब खोल के देखो, आना क्या चाहिए, -8 आना चाहिए ना। जो रिजल्ट है, जो डिटर्मिनेंट सॉल्व होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 4 - 6 -2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 विच इज -8 अगेन। क्लियर है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसको लिख लीजिए। 6th प्रॉपर्टी कहती है, अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो, कोई भी एक एंटायर रो, कोई भी एक एंटायर कॉलम, कोई भी एक एंटायर रो या कोई भी एक एंटायर कॉलम, अगर सभी एलिमेंट उसके 0 हैं, मतलब अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट में मान लीजिए या तो ये 0 हो, यहां 1 2 3 है, यहां मान लीजिए 4 5 6 है, या फिर सर ऐसा भी तो हो सकता है a = 0 0 0 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो बेटे ऐसे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। बस बड़ी सीधी सी बात है। अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट में सभी के सभी एलिमेंट्स किसी भी एक रो के या किसी एक कॉलम के 0 हो जाएं, एक रो या एक कॉलम के भी, तो भी आंसर 0 होगा। 2 के हो जाएं तो सर पक्का 0 होगा, 3 के हैं वो तो है ही 0, ठीक है। लेकिन अगर कम से कम अगर किसी भी एक रो के भी 0 हो गए ना, या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट भी 0 हो गए, तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। जैसे इसको चेक कर लीजिए, आप एक्सपेंड करोगे, आप मैंने बताया था सबसे पहले सर किसके अलोंग करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा 0 है, 0 के अलोंग ही कर लोगे तो सब 0, फिर माइनस, इसी तरह तो लिखोगे आप, अंदर जो भी आ जाए चाहे, फिर यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव ले, ये प्लस माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा सर, तो ये सब क्या होगा सर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सपैंड अलोंग C2 करूँ, इसको एक्सपैंड अलोंग C2, तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा -1 सर, इसको छोड़ो, ये 0 ये भी 0 है ना, +2 सर, इसको छोड़ो, ये भी 0 ये भी 0। अब 2 के बाद क्या आएगा -3 सर, इस कॉलम रो को छोड़ेंगे तो 5 0 ये भी 0, तो 0 की किसी से मल्टीप्लाई करा लो, रिजल्ट 0 आएगा। तो बस बड़ी सीधी सी बहुत ही आसान सा तरीका है आपको याद रखने का। अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एंटायर एलिमेंट्स, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एंटायर एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उस डेल्टा की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की या डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर है, लिख लिया। चलिए बेटा बात करते हैं 7th प्रॉपर्टी। कहता क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज, if all the elements of any 2 rows or any 2 columns becomes identical, then again the result of that determinant is 0। मतलब अगर मेरे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, लेट सपोज यही डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया और डिटर्मिनेंट लगा लेता हूं मैं, अगर मेरे पास ये दोनों 2 6 1 है और यहां पर -305 और यहां भी 2 6 1 हो, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब अगर कोई भी 2 कॉलम या कोई भी दो रोज R1 R3 या R1 R2 या R2 R3, कोई भी 2 रोज, कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो रिजल्ट क्या होगा 0 होगा। हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज C1 एंड C3, ये C1 है ये C3 है, आर
आइडेंटिकल, देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन सर इसको चेक कर सकते हैं, हाँ देखो ये प्री डिफाइंड रिजल्ट है, आपको मैंने बताया कि कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, चेक किया तो पता लगा अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर यही आ जाता है, तो उसको प्रॉपर्टीज बना दिया गया। तो चेक कर लो, आप इसको एक्सपैंड करो, अलोंग C2 कर देते हैं इसको, एक्सपैंड अलोंग C2, ठीक है। तो C2 मतलब सर यहां तो +3 हो जाएगा, -3 था, यहां भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। आगे चले, इस रो और कॉलम को छोड़ दें, 6 - 6 सर ये तो 0 ही देगा, है ना, ये 0 है ही। अब एक 0 एक -5 है, तो ये और ये छोड़ेंगे तो 60 जो 12 और 12 - 12 ये भी 0 देगा, तो ये तो आंसर ही 0 आ गया। मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। एक बात, 8th प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो मैं यही बता देता हूं। अगर कोई एक रो दूसरी रो की कुछ टाइम्स है, अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम किसी दूसरी रो के कुछ टाइम्स है, तो भी आंसर 0 आता है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर A.0 कब हो सकता है, A.0 तब हो सकता है जब 3/3 में मैंने आपको बताया भी था कि जब कोई एक रो या कोई एक कॉलम किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कुछ टाइम्स हो जाए, कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, कुछ टाइम्स, मतलब 0.3 टाइम्स, 0.4 टाइम्स, या 1 टाइम या 2 टाइम या 4 टाइम या 10 टाइम, कुछ कितना भी टाइम हो। जैसे मान लीजिए मैंने यही लिया A.dat, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास जो फर्स्ट रो है उसमें 2 -3 5 है, ठीक है। तो मेरे पास जो सेकंड है 604, अगर मैं इस वाले नेक्स्ट थर्ड रो को इसका कुछ टाइम कर दूं, मतलब कि मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इस रो को 3 से, 2 3 6, ये -9 और ये 15, अब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा सर, देखो चेक करो, आप इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड अलोंग R2, ठीक है। तो R2 -6 है, इसको छोड़ो -45 + 45 0, अब ये तो सर है ही 0 आ गया बेटा। अब 4 देखेंगे तो -4, चेक करो, इस रो और कॉलम को छोड़ दो, -18 + 18 सर ये भी 0, तो 0 आ गया। तो मतलब अगर कोई एक रो या एक कॉलम, कोई भी एक रो या एक कॉलम दूसरी रो या कॉलम के कुछ टाइम्स है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल है, तो हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी डायरेक्ट 0 रख देते हैं। सर इसको तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए आपने बताया था अभी हम जब कॉमन लेंगे ना, किसी एक रो या एक कॉलम से लेंगे, तो सर इसमें कोई कॉमन दिखा, नहीं दिखा, इसमें कोई कॉमन नहीं दिखा, ऐसे बाद में देखते हैं, पहले ऐसे देखते हैं हम, सर इसमें भी कॉमन दिख रहा है ना, लेकिन आप पहले इसको ध्यान से देखो, इसमें सर कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो अब अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या दिखेगा, 2 - 3 5, यहाँ क्या है 604, यहाँ क्या रह जाएगा सर 2 - 3 5। मैंने बताया था ना, आप कॉमन डिटर्मिनेंट के केस में किसी एक रो या एक कॉलम से लेंगे। सर जैसे ही मैंने कॉमन लिया, देखा ये और ये वाली जो रो है वो आइडेंटिकल हो गई, सेम हो गई, और जब सेम हो गई तो भी 0, तो 3 टाइम्स जब ये 0 आ गया तो आंसर ही 0 आ गया। बात समझ में आई आपको, ये आइडेंटिकल भी तो होंगी, जब कुछ टाइम्स है तो कुछ टाइम्स अगर बाहर निकाल दिया तो वो गिवन ही बच जाएगा। तो आप इस तरह से इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये थे आपकी 8 प्रॉपर्टीज, मैंने कैसे कैसे बताई। नंबर 1 जो मैंने प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस की थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, किसी भी डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, नंबर 1। नंबर 2 मैंने आपको क्या बताई, आप अगर किन्हीं भी 2 रोज को या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो अपोजिट आएगा, अपोजिट देन द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर। क्लियर है। तीसरी मैंने बताई थी कि आप एक रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर। 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको इस तरह से बताई। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने बताई आप किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम को के अलोंग उस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, तब भी आंसर सेम आएगा, सेम आएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, हम किसी भी स्केलर को डिटर्मिनेंट में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसी एक रो या कॉलम से कराएंगे, या जब हम किसी डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या कॉलम से ही कॉमन लिया जाएगा, पूरे एंटायर डिटर्मिनेंट से कॉमन नहीं लिया जाता, एक एक करके कॉमन लिया जाएगा, एक एक रो करके या एक एक कॉलम करके। क्लियर है। अच्छा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी बेटा, अगर किसी भी
डिटर्मिनेंट की पूरी एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम जीरो हो जाए, सभी एलिमेंट उसके जीरो हो जाए, तो आंसर जीरो। सेवंथ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या कोई दो रोज आइडेंटिकल हो गए तो भी जीरो। और एट्थ द लास्ट हमने क्या पढ़ी, अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, मतलब प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर कोई एक रो दूसरी रो की कुछ टाइम्स है या कोई एक कॉलम दूसरी कॉलम का कुछ टाइम्स है, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है? अच्छा, एक बात हो रहा है बेटा, जैसे हम वहां पढ़ते थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अंदर, वहां मैंने बताया था अगर रो पर ऑपरेशन लगाने स्टार्ट कर देते हो तो रो के ही ऑपरेशन लगते हैं, कॉलम पर स्टार्ट कर देते हो तो कॉलम के ही ऑपरेशन लगते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन भी चलता है, कभी मैं रो पर भी लगा सकता हूं और कॉलम पर एक ही क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि मैंने अगर रो स्टार्ट कर दिया तो रो ही चलेगी, कॉलम स्टार्ट कर दिया तो कॉलम नहीं, यहां पर कॉम्बिनेशन भी चलते हैं, रो के साथ मैं कॉलम का भी ऑपरेशन लगा सकता हूं। हाँ, सेम ऑपरेशन में नहीं कि मैं सर R1 टेंड्स टू C1 प्लस R2, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं R1 चेंजेस टू, यानी R1 प्लस R3 लिख दिया तो मैं दूसरे ऑपरेशन में C कॉलम का ऑपरेशन भी लगा सकता हूं। ठीक है? ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इन सारी बातों को। अब आप इन सबको लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 4.2 से बोलता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आपने किसका यूज करना है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का, और विदाउट एक्सपैंड नहीं करना है, प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो बेटा मैं इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि हम कितनी तरह की प्रॉपर्टीज यहां पर लगा पा रहे हैं। ठीक है, और भी मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सर जितना आपने करा दिया उतनी सफिशिएंट है या उससे ज्यादा होंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी सोच सकते हैं, जितने मैं सोच पा रहा हूं मैं आपको सारे के सारे बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हम इसको इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ठीक है, तो चलिए लेट सपोज मेरे पास पहले क्वेश्चन ए है, मान लीजिए मेरे पास ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो मैंने यहां पर लिया ए डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, दिस इज दी LHS। मुझे RHS क्या है, जीरो, उसका इक्वल लाना है। तो बेटा देखो ध्यान से देखिएगा, सर आपको दिख रहा है कि मेरे को ये एक्सपैंड तो करना नहीं है, एक्सपैंड अलोंग R1 तो डायरेक्ट आंसर देना, तो डायरेक्ट तो प्रॉपर्टी आंसर दे सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके बीच में प्लस लगा दूं, इन दोनों, ये C1 है ये C2 है, इन दोनों के बीच में प्लस लगा दूं तो कुछ इस जैसा नहीं बन रहा है, इन दोनों के बीच में प्लस लगा दूं तो कुछ इस जैसा बन रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं C1 पर मैंने ऑपरेशन लगाया क्या, C1 प्लस C2, तो A डैट क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के बताएं, x प्लस ए y प्लस बी जेड प्लस सी, और यहां क्या है सर A B C, क्योंकि ऑपरेशन कहां लगा है, C1 पर, तो चेंज कौन होगा, C1, बाकी C2 और C3 रिमेन्स एज इट इज, y प्लस बी जेड प्लस सी। तो अभी तो सर हमने पढ़ा था बिकॉज C1 एंड C3 ये क्या है, सेम है, आर आइडेंटिकल। अभी आपने बताया था जब किसी भी एक डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी सर, जीरो, विच इज इक्वल टू RHS। तो हमने विदाउट एक्सपैंड यूज द प्रॉपर्टी, सॉल्व इट। क्लियर है? और क्या हो सकता था सर, देखिए अब फिर लगाते हैं, मैंने दोबारा उठाया इसको A डैट, यहीं पर लिख लेते हैं x y z A B C x प्लस A y प्लस B z प्लस C, दिस इज आवर LHS। ठीक है, अब आपने देखा सर ये तो बात ठीक है, और हम कुछ और भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इनको ब्रेक कर दूं, सर ब्रेक कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तो आपको बताया था सर, हाँ ब्रेक कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को, प्रॉपर्टी नंबर 5 पर मैंने बताया था, या 4 थी एक्स वाई जेड, है ना, ये आगे वाले एलिमेंट, आगे वाले डिटर्मिनेंट में जो प्लस है, फिर ये वाले एक्स वाई जेड ए बी सी है ना सर, अभी बताया आपने, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इस वाले डिटर्मिनेंट में C1 एंड C3 आइडेंटिकल है, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस यहां पर सर C2, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो सर ये क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो जीरो प्लस जीरो क्या देगा सर, ये भी जीरो देगा, विच इज इक्वल टू अगेन RHS। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। दोबारा एक बार और पिक किया मैंने, एक्स वाई जेड A B C x प्लस A y प्लस B z प्लस C,
ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाएं सर, आप इस पर ऑपरेशन लगा सकते हो, C3 पर ही ऑपरेशन लगाओ। C3 में क्या है, x प्लस ए है ना। अगर ये हट जाए, ये हटेंगे कब, जब मैं इसमें से C1 हटा दूं, x प्लस ए माइनस एक्स, तो क्या बच गया, ए को भी हटा सकता हूं, माइनस C2। C3 में से मैंने C1 भी घटा दिया, C2 भी घटा दिया, कहां पर ऑपरेशन लगाया, C3 पर। तो ये क्या x y z, ये तो a b c चेंज कहां आएगा, थर्ड कॉलम पर। थर्ड कॉलम में क्या है, x प्लस है, ये भी नेगेटिव कर दिया, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव करने के बाद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 0। यहां देखो y माइनस वाई, b माइनस बी, ये भी 0, z माइनस z, c माइनस सी, ये भी 0। तो बिकॉज द एंटायर कॉलम, एंटायर C3 बिकम 0, हैंस आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे a डैट इक्वल्स टू 0। एक्सपैंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख लीजिए आप। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है LHS दी हुई है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। क्लियर है। अब हमारे को क्या करना है, एक्सपैंड तो करना नहीं है इसको, लेकिन आंसर क्या लाना है, 0। सर 0 के लिए तो हमने 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ी है। नंबर 1, जब सभी के सभी रो, जब सभी के सभी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बिकम्स 0। क्लियर है। दूसरा सर, जब किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। या तीसरा, जब किसी भी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो प्रोपोर्शनल हो या कोई 2 कॉलम भी प्रोपोर्शनल हो, तभी वो क्या होता है, 0 होता है। ये 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, 6, 7, 8 लास्ट 3 प्रॉपर्टीज। उसी के थ्रू आप सोचने की कोशिश करें कि या तो कोई 0 बन जाए, या फिर क्या हो जाए, सेम हो जाए, या फिर प्रोपोर्शनल हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ a माइनस बी है, अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूं और यहां भी मैं प्लस लगा दूं, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट। तो सर ये तो 0 हो गया, है ना। इसी तरह से यहां पर भी 0 हो रहा है, चेक करो, इसी तरह से यहां पर भी 0 हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, C1 पर ऑपरेशन लगाओ, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, जब आप ऑपरेशन लगाओगे तीनों कॉलम को ऐड करने के लिए, तो ये तीनों ऐड होंगे, तो बीच में कौन सा साइन आएगा सर, प्लस का। यहां पर क्या आएगा, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। यहां क्या आएगा, c माइनस a माइनस b माइनस c। यहां b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b और b माइनस c। ध्यान से देखिएगा, a से a कैंसिल, c से c और b से b से फिर b गया, a से a, c से c से c कैंसिल, b से b, a से a। तो यहां क्या बचेगा, 0 0 0, b माइनस c माइनस a और a माइनस b। यहां पर क्या बचेगा, c माइनस a माइनस b माइनस c। जब किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 बन जाता है, तो उसका आंसर क्या होता है, 0, विच इज इक्वल टू RHS। है ना, आसान क्वेश्चन बेटा। तो ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि किस तरह से आप बिना एक्सपैंड के भी इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिख लीजिए आप इसको। तो स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है 1 या 2 मार्क्स में। ठीक है, तो देखिए इसको भी कर सकते हैं सर, कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने LHS को पिक किया। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, एक अच्छा सवाल है, आपको काफी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और प्रॉपर्टीज आपको समझ आने लगेंगी और भी अच्छे से। 86। देखिए मैंने एक ऑपरेशन सोचा, मैं ये सोच सकता हूं कि यार मेरे को ये किसके इक्वल लाना है, अगेन 0 तो तभी आएगा या तो पूरी रो 0 हो जाए या पूरा कॉलम 0 हो जाए, या कोई भी 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या फिर कोई 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए। तो मैंने एक बात देखनी स्टार्ट की कि यार 65 माइनस 2 कितना देगा, 63, है ना। और 7 और 63 एक ही टेबल में आते हैं। देखो 65 माइनस 2 क्या देगा, 63। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक ये सोचता हूं 65 में से 2 गया, कितना बचेगा सर, 63। और 7 को 9 से मल्टीप्लाई कराओ तो 63। कुछ सोचना तो है ही आपने। 75 माइनस 3 72, और 8 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 72 आ जाए सर, फिर 9 से। 86 माइनस 5 81, 9 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 81 आ जाए, फिर 9 से। तो कुछ ना कुछ तो क्लू मिल रहा है, कुछ ना कुछ क्लू तो मिल रहा है। सो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। C3 में से C1 माइनस कर दिया मैंने, कहां पर, C3 पर। तो ये तो सर एज इट इज ही रहने वाला है,
7 8 9 65 माइनस 2 63, ये कितना होगा 72, ये कितना होगा 81। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको इधर ही चलने दें, इसके बाद आप क्या लिखें, बिकॉज C2 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल हेंस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0, हेंस 0। क्यों, 7/63 क्या होता है 1/9, 8/72 1/9, 9/81 1/9, तो प्रोपोर्शनल हुए ना, सेम मल्टीप्लीकेशन है। या फिर आप इससे सर मेरे को दिख रहा है इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो आप 9 कॉमन ले लो और एक कॉलम से जब आप कॉमन लोगे तो आप बाहर 9 लिखोगे, 9 कॉमन कर दिया, यहां पर क्या रहा 2 3 5 7 8 9, तो यहां क्या बचेगा 9 कॉमन लेने के बाद सर 7, 9 8 जा 9 9 जा। अब सर क्या है, बिकॉज C2 एंड C3 आर, अब क्या कहेंगे आप आइडेंटिकल, तब भी 0 लिखोगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसलिए ये थोड़ा सा जल्दी हो गया, आपको कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपको पता है ये भी एक प्रॉपर्टी, अगर प्रोपोर्शनल होता है कुछ टाइम्स है, देखो ना कुछ टाइम है 7 × 9, 8 × 9, 9 × 9, तो ये क्या होगा 0 होगा। क्लियर है। और कैसे सोच सकते हैं सर, और भी सोचा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, दोबारा लिखते हैं इसी क्वेश्चन को, LHS को, और हम सोच सकते हैं 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। ठीक है, देखिए अगर मैं C3 पर दोबारा ऑपरेशन लगाऊं, C3 टेंड्स टू C3 माइनस, अगर मैं C3 माइनस 9 टाइम्स C2 भी कर सकता था सर मैं, देखिए आपने बताया था C3 और C2 को ऐड या माइनस कर सकते हैं, और जो पीछे जो आप लिखते हैं ऑपरेशन उसमें आप कोई स्केलर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। देखिए मैंने क्या किया, C3 65 है, 65 में से 9 7 जा 63, देखिए मैं अगर ऑपरेशन लगाऊं 2 3 5 7 8 9, अब ऑपरेशन लगाओ 65 माइनस 9 7 जा 63, 65 माइनस 63 सर 2 आएगा, है ना। 75 माइनस 72, भाई 9 8 जा करना है ना, 9 8 जा 72, तो 72 75 में से जाएगा तो 3 आएगा। 86 माइनस 9 × 9 81 विच इज 5, तो अगेन बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेंस आंसर अगेन क्या आएगा 0। बेटा ये तो आपको सोचना है कि मैंने कौन सा ऑपरेशन कब लगाना है, आप ऑपरेशन को अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। कभी ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे मैंने इसमें लगाने की कोशिश की, आप ये भी लगा सकते हैं सर, और तरीके से भी हो सकता है, हाँ सोच सकते हैं, थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश करें सर और क्या क्या लगा सकते हैं। देखिए फिर से मैं C3 पर सोचता हूं, C3 माइनस 9C2, ये तो है ही ना सर, C3 माइनस 9C2। अब क्या कर सकते हैं सर, इसमें से C1 भी घटा दो, 9 टाइम्स C2 करो और C1 भी घटा दो, देखो क्या होगा फिर 2 3 5 7 8 9, C3 कितना है 65, C3 कितना है 65 माइनस 9 टाइम्स 9 × 7, उसके बाद ये 2 भी माइनस करना है, 63 63 और 2 65 65 माइनस 65 सर ये 0 ले लो। और क्या हो सकता है 75 है, 75 माइनस 9 टाइम्स 8 72 माइनस दिस सर ये भी 0। इसी तरह 86 9 टाइम्स 9 81 माइनस दिस सर ये भी 0, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। और भी सोचा जा सकता है सर कैसे, देखिए LHS मैंने दोबारा पिक की 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। ठीक है सर, हर बार C3 पर लगा रहे हैं, इस बार कुछ और लगा लेते हैं, इस बार एक काम करते हैं हम C1 पर लगा लेते हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C1 2 है ना, और 9 टाइम्स में C2 कर देता हूं। सर ऐसा भी तो कर सकता था मैं, बिल्कुल ठीक है। अब क्या दिक्कत है, देखो क्या होगा, ये C1 पर ऑपरेशन लगेगा तो C2 7 8 9 65 75 और 86। ठीक है, C1 में 9 टाइम्स C2 जोड़ना है, तो 9 टाइम्स C2 करो, 9 7 जा 63, 63 में C1 2 कितना होगा 65। ठीक है बेटा, कॉलम ऐसे होते हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं, कॉलम और रो में बच्चों को डाउट रहता है, कॉलम वर्ट सर आप तो रो जोड़ रहे हो, बेटा रो नहीं जोड़ रहे, हम कॉलम को ऐड कर रहे हैं, कॉलम में भी ये दोनों एलिमेंट आएंगे, ऑल्दो ये रो 1 में भी आएंगे लेकिन कॉलम में भी आएंगे, तो ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब फिर से 9 8 अब मैं
इसको रो 2 पर नहीं आ रहा, हम कॉलम 2 और कॉलम 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। कॉलम 2 और कॉलम 1, 9 8 जा 72, 72 और 3 सर 75, 9 9 जा 81 और 5 86। अगेन बिकॉज C1 एंड C3 आर सेम या आइडेंटिकल, यही टर्मिनोलॉजी लिखे हैं आप, यही लिखती है आपकी एनसीईआरटी भी, तो आप यही टर्मिनोलॉजी लिखे आइडेंटिकल, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर है। आप देखो कितने मेथड से, कितने तरीके से आप ऑपरेशन लगा सकते हैं और कर सकते हैं, और भी आप तरीके लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं एक एक करके कि जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं एक ही ऑपरेशन से काम कर सकता हूं। आप कई तरीके से ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, इट इज अप टू योर माइंड कि आप कैसे सोचते हैं। क्लियर है, लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 0 ही निकालना है। देखो सभी क्वेश्चन ये वाले जो पहले 4-5 सवाल है 0 0 0 निकलवाए जा रहे हैं आपसे, आरएचएस में 0 दिया हुआ है। 0 निकालने की लास्ट की 3 ही प्रॉपर्टी हैं, या तो पूरा रो या पूरा कॉलम 0 हो जाए, या कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, या कोई भी 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, बस यही आपको 0 बना सकते हैं। तो सर एक काम करते हैं, मैं इस ब्रैकेट को खोल देता हूं, मैं एलएचएस को पिक करता हूं, एलएचएस मेरे पास यही है मान लीजिए, और मैं ब्रैकेट भी खोल देता हूं। तो 1 1 1 ए बी सी ए बी, सॉरी यहां पर क्या है बी सी, यहां पर हमारे पास क्या है बी सी। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, ए बी प्लस ए सी, यहां पर क्या है बी सी प्लस ए बी, यहां क्या है ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर ए बी है, ए सी है ना। अगर मेरे पास ए बी सी होते हैं तो ए बी है, ए सी है, एक बी सी की कमी है, बी सी ये बैठा है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो है ना, ये भी ए बी सी का ही मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, ए बी है बी सी है, ए सी नहीं है, ए सी ये रहा सर, इसको भी ऐड कर लो। यहां पर भी ए बी है, तो सॉरी बी सी है और ए सी है, ए बी नहीं है तो ए बी ये रहा। तो सर ये तो बात बन गई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम C3 पर या C2 पर, किसी पर भी कर लो, C3 पे कर लो, C3 प्लस C2। अब आप ऐड करो 1 1 1, यहां क्या होगा बी सी सी ए बी। जब आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा ए बी बी सी ए सी, फिर ए बी बी सी ए सी, फिर ए बी बी सी और ए सी। ये तो बात हम पढ़ ही चुके हैं कि क्या ये सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है, लेकिन अभी 0 नहीं है। सेम का मतलब ये नहीं है कि 0, सेम कोई भी 2 रो हो जाए। तो सर आपने बताया था किसी भी एक रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, सभी सेम है, कॉमन आ जाएंगे, हाँ कॉमन ले सकते हैं, बी सी प्लस ए सी कॉमन आ गए, तो अंदर क्या बचा 1 1 1 बी सी सी ए और ए बी, तो यहां क्या बचेगा 1 1 1। अब ठीक है सर, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेंस आंसर क्या होगा सर 0। आंसर क्या होगा 0, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, लिख लीजिए। तो बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल 12 पर। सर क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं बेटा, उसको मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। रीजन ये जो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उनकी जो सीक्वेंस है वो एक ऑर्डर में नहीं है। वो प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बुक प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन इनिशियल लर्नर्स के लिए वो बुक में जो क्वेश्चंस की जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है। तो मैं इन क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है अपने अकॉर्डिंग चेंज करता रहूंगा। कभी मैं एक्सरसाइज 4.2 पर आऊंगा, कभी मिसलेनियस पर आऊंगा, और कभी मैं एग्जांपल्स पर आऊंगा। ठीक है, आज के जो टॉपिक है इसमें मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई और कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूं। जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मैं उसके अंदर पहली टाइप पढ़ाऊंगा, अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर बनाऊंगा इन सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, और लगभग मैं 5 टाइप्स पूरी पढ़ाऊंगा, पूरा डिटरमिनेंट कवर कर दूंगा आपको उसमें। ठीक है, तो आप देखते जाएं, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं इसी फ्लो में क्वेश्चंस को आप लगाएं। ठीक है, चलिए अब आपको फिर ये क्वेश्चन दिया, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो 0 के। तो आप जानते हैं सर 0 तो तभी आएगा या तो पूरी की पूरी रो या कॉलम 0 हो जाए, या कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए, या कोई 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए। तो अगर मैं इसमें से LHS को पिक करता हूं तो LHS मेरे पास है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। यहां पर क्या है सर z, यहां है z x और y 1 1 1। ठीक है, अब सर मेरे को एक बात दिख रही है, यहाँ एक्स वाई है, जेड की कमी है, भाई कॉम्बिनेशन चल रहा है ना एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड, तो सर जेड की कमी है, जेड नीचे बैठा है, इसको जेड को मैं इसमें ऐड कर दूं तो काम हो जाएगा। यहाँ वाई जेड है, एक्स की कमी है, एक्स यहाँ बैठा है, इसी तरह से एक्स यहाँ है, जेड है, वाई नहीं है तो वाई नीचे से ले सकते हैं। तो अब मैं ऑपरेशन जो लगाऊंगा R1 पर लगाने जा रहा हूँ, C1 पर नहीं, R1 पर पूरी रो पर। तो R1
पर मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2। तो अब आप खुद सोच के बताओ, ऊपर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर क्या आएगा सर x प्लस वाई प्लस जेड, इधर क्या आएगा सर x प्लस वाई प्लस जेड। इन दोनों को आपने ऐड किया है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को। तो यहां क्या रह जाएगा सर, z x एंड y, और इधर 1 1 1। आपने तो कहा था सर पूरी रो से मैं कॉमन भी ले सकता हूं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां क्या रह जाएगा सर, यहां पर बचेगा 1 1 1, यहां z x y और यहां 1 1 1। अब आप क्या लिखेंगे, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोलता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। तो एलएचएस से ही पिक करते हैं, हमने फिर से एलएचएस को लिया। तो यहां पर क्या लिखा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सर एक दिक्कत है इसके अंदर, ये जो है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो तो है यहाँ पे, है ना, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वो भी नहीं है, और 1 1 1 ये भी नहीं है। तो बेसिकली मुद्दे की बात है, हमारे को पावर्स तो चाहिए, सिंगल भी चाहिए, सिंगल चाहिए और पावर भी चाहिए, लेकिन ये ए बी कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। मतलब ये ए बी बी सी सी ए नहीं चाहिए। यहां पर ये ए बी सी ए पावर लग जाएगी, कुछ ना कुछ करेंगे पावर भी लग जाएगी, लेकिन मुझे ए बी बी सी सी ए इस तरह से नहीं चाहिए, ठीक है। पावर्स में हो, इंडिविजुअल हो, ए की पावर 2, ए की पावर 3, बी की पावर 2, बी की पावर 3, वो चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि ये बी भी हो सी भी हो, ए भी हो बी भी, वो नहीं होना चाहिए। तो वो ये हटाना है मुझे। तो ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा है कि यहां पर बी सी है, ए नहीं है। अगर मैं ए दे दूं, इसको ए दूंगा, तो पूरी की पूरी रो को ए देना पड़ेगा। मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं एक ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं R1 पर, R1 चेंजेस टू ए टाइम्स R1, ठीक है। तो देखिए क्या होगा सर, यहां पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को इससे भी तो मल्टीप्लाई कराओगे, इससे भी कराना पड़ेगा, ए क्यूब से और इससे भी कराना पड़ेगा, ठीक है। अब सर आपने R1 पर क्यों लगाया, C1 पर भी तो लगा सकते थे। तो बेटा अगर मैं C1 पर लगाऊंगा ना, तो ये तो ABC हो जाएगा, ये CA स्क्वायर होगा, ये A स्क्वायर B होगा, वो और दिक्कत करेगा। तो मैंने इसको इस तरह से लगाने की कोशिश की। क्लियर है। अब सर जब आपने तो कहा था ये इस तरह से ऑपरेशन लग ही नहीं सकता है, इसको तो आप प्रॉपर्टी में गिनते ही नहीं है, तो इसको हम ऑपरेशन की तरह तो लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी कोई नहीं है। तो आप जब इसको लगाएंगे, तो मैंने कहा था इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी रो को ए से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो उस रो को ए से डिवाइड भी कराएंगे। बड़ी सीधी सी बात है, जब आपके पास 3 + 4 होता था, अगर आपने कहा कि मैं इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो 2 से डिवाइड भी कराऊंगा। तो उसी तरह से ये वाला ऑपरेशन यहां लगता है, जब हम किसी स्केलर को किसी भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम उसका अपोजिट बाहर भी देते हैं। यहां हमने मल्टीप्लाई कराया तो डिवाइड भी करा दिया। क्लियर है। अब मैं एक और ऑपरेशन लगाता हूं, R2 इंटरचेंज। यहां पर B की कमी है, चेक करो। तो सर B टाइम्स R2 कर दिया मैंने, तो B टाइम्स करते ये B स्क्वायर हो जाएगा, ये B क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो गया ABC। सर B तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करा नहीं सकते, तो अगर आपने मल्टीप्लाई कराया तो आप बाहर उसको डिवाइड कराएंगे। क्लियर हो रही बात। सेम वे अगर मैं R3 पर आऊं, R3 चेंजेस टू, यहां पर किसकी कमी है सर, C की, तो C टाइम्स R3, तो यहां क्या होगा C स्क्वायर C क्यूब, और यहां क्या होगा ABC। तो सर आप जब मल्टीप्लाई करा रहे हो तो डिवाइड भी होगा। क्लियर है। अब आप देखिए ध्यान से, सर मुझे दिख रहा है ये पूरी की पूरा कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम कॉमन दिखता है, तो इसको बाहर फेंक दो। तो जब आप बाहर फेंकेंगे ABC अपॉन में ABC, तो यहां क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहां क्या आ गया 1 1 1। तो सर ये क्वांटिटी तो कैंसिल ही हो गई। क्लियर है। अब आप देखिए मेरे पास सर ये और ये सेम आ गया, बस ऑर्डर का फर्क है। ये जो 1 1 1 है ना, C3 पे ना बैठ के C1 पे बैठा है। तो अगर मैं इसको 1 1 1 को यहां लाना चाहता हूं, तो जो साइन होगा ना इस डिटर्मिनेंट का, वो चेंज हो जाएगा। बिकॉज मैंने आपको बताया था, जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, अगर मैं किन्हीं दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं क्या करूं, C1 इंटरचेंजेस विद C3 बाय सीइंग माय RHS। मैंने देखा 1 1 1 कहां बैठा है, फर्स्ट कॉलम पर, तो मैं इसको फर्स्ट पर लाता हूं। तो मैंने लिखा 1 1 1, ठीक है। और ये ए क्यूब यहां पर रहेगा, बी क्यूब यहां रहेगा, सी क्यूब यहां रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। लेकिन
ये क्वांटिटी इसके इक्वल तो नहीं हो सकती ना। अगर इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5। तो ये दोनों बात सेम तो नहीं हुई सर। हम ऑपरेशन वो लगाएं जहां पर रिजल्ट ना चेंज हो जाए। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम तो नहीं आएगी, तो उसको हटाने के लिए नेगेटिव लगाएंगे। क्लियर है बात। अगर इसकी वैल्यू 5 है और मैंने इंटरचेंज कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5। लेकिन उस नेगेटिव को पॉजिटिव कौन बना देगा, ये 5। या इसकी वैल्यू -5 है और मैंने जब इंटरचेंज किया तो अंदर वाले की वैल्यू क्या आएगी, 5, लेकिन उसको नेगेटिव बनाने के लिए बाहर मैंने नेगेटिव लगाया। क्लियर है। अपोजिट लगाने के लिए मैंने क्या लगाया, नेगेटिव। यही बात मैंने आपको बताई थी उस समय पे भी। ठीक है। अब सर लेकिन ये तो हो गया 1 1 1, अब ये भी चेंज करना है। तो अब आप क्या करेंगे, C2 इंटरचेंजेस विद C3। C2 को किससे इंटरचेंज किया हमने, C3 से। तो सर फिर नेगेटिव बाहर आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 1 1 1 A² B² C² A³ B³ C³ विल बी इक्वल टू RHS। होप दिस इज क्लियर। अब आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने 2 क्वेश्चंस और ये लास्ट क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर के। ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज से हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में तो बोला है उसने इवेल्युएट करें, इसमें बोला है यूजिंग प्रॉपर्टीज। इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, यूजिंग प्रॉपर्टीज आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है। तो चलिए पहले इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था इवेल्युएट करने के लिए जिस रो या कॉलम में एक 0 होगा मैं उसके अलोंग करने की कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए मैं C3 के अलोंग करता हूं, तो मैंने इसको क्या लिखा, लेट सपोज इट इज ए डिटर्मिनेंट। लेट कर लिया मैंने, ये क्या है, ए डिटर्मिनेंट है। तो आप खुद बताएं, एक्सपैंड अलोंग, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अलोंग C3। ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, सर ये माइनस साइन अल्फा है ना, यहां पर क्या लगता है प्लस, तो माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब इसको इससे कराएंगे माइनस साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब सर 0 आएगा, यहां पर प्लस था यहां माइनस, तो बेटा 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई कराओ 0 हो जाएगा, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। अब माइनस का हो गया, अब प्लस पर आएंगे, प्लस कोस अल्फा। कॉस अल्फा वाली रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा सर, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब इसको इससे कराएंगे, है ना, तो स्क्वायर बीटा हो गया। अब इसको इससे कराएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो जाएगा सर कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए डिटर्मिनेंट। अब सर हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस क्वांटिटी में देखो ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है और साइन अल्फा को विद नेगेटिव साइन अगर मैं बाहर फेंक दूं तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अंदर क्या रह जाएगा, देखो मैंने माइनस साइन अल्फा कॉमन लिया इस ब्रैकेट से, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा हो रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचा सर, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। क्लियर है। अब इसमें से सर कॉस अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा सर, बाहर कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ क्या रहेगा कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, और जो मिड वैल्यू तो वो 0 0 प्लस माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये क्वांटिटी तो 1 होती है, हम 10th में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, ये भी 1 होता है, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो बचा क्या सर, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये क्वांटिटी क्या होगी सर, ये भी 1 होगी। तो ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1 आ, मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट करने के बाद कितनी आई, 1 आई। क्लियर है। ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें हमारे को क्या करना है, ये LHS इस RHS के इक्वल प्रूव करनी है, राइट। तो LHS को अगर RHS के इक्वल प्रूव करना है तो पहले LHS को पिक करते हैं। यहां पर से लिया साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, फिर हमारे पास क्या है, कॉस है, यहां पर कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है। इस साइन को हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। अब सर हम क्या करें, इसके अंदर हमें एक्सपैंड तो करना नहीं है, अगर हमें एक्सपैंड का ऑप्शन भी हो ना बेटा, तो ये क्वेश्चन तो हो गया, एक्सपैंड करने से ये तो बिल्कुल नहीं होगा हमसे, क्योंकि खुद सोचो आप अगर R1 के अलोंग करते हो, इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, सोचो कितना खतरनाक बनने लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉपर्टी से करने ही बेस्ट रहते हैं। तो हम जानते हैं, हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos A प्लस बी,
तो चलो लेट करते हैं हम cos A प्लस बी का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है, कॉस A प्लस बी क्या होता था सर? कॉस A कॉस बी, कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी। ठीक है, इसी तरह से cos A cos B माइनस साइन A साइन B। इसी तरह से cos A cos B माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। क्लियर हो गई आपको बात? अब क्या कर सकते हैं सर? अब ध्यान से देखिएगा, cos अल्फा cos डेल्टा है ना, cos अल्फा यहां है, अगर मैं cos डेल्टा यहां दे दूं, देखो ध्यान से देखिएगा, इस क्वांटिटी में cos डेल्टा हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। cos अल्फा cos डेल्टा cos बीटा cos डेल्टा cos गामा cos डेल्टा, यानी cos डेल्टा हर बार आ रहा है। इसी तरह इसमें देखिए अल्फा बीटा गामा, फिर साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा, साइन डेल्टा भी आ रहा है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं साइन अल्फा के साथ साइन डेल्टा लगा दूं, यहां भी साइन डेल्टा यहां भी साइन डेल्टा, और यहां भी cos डेल्टा cos डेल्टा cos डेल्टा, और इनको प्लस माइनस कर दूं तो सब खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं कॉलम 3 पर ऑपरेशन लगाऊं, कॉलम 3 में से मैं माइनस करूं इसको, कॉलम 2 को माइनस तो करोगे सर, लेकिन यहां तो cos डेल्टा बैठा है, तो कॉलम 2 को cos डेल्टा से भी मल्टीप्लाई कर दो। cos डेल्टा क्या है? ये भी तो एक स्केलर ही है। cos 30 डिग्री होता क्या है? ये भी तो स्केलर है सर। cos 30 की वैल्यू होती है ना, तो उसी तरह से cos डेल्टा की वैल्यू भी आएगी कुछ ना कुछ। ठीक है, इसमें से इसको तो माइनस कर दिया, अब ये माइनस है, इसको माइनस नहीं करना है ना, क्या करना है? इसको हमने प्लस करना है। किसको? C1 को आप प्लस करेंगे किसके साथ? साइन डेल्टा के साथ। ध्यान से देखिएगा, अब मैं ये लिखता हूं, देखिए ध्यान से, यहां पर मैं C3 पर लगा रहा हूं, साइन अल्फा साइन बीटा, और यहां क्या है? साइन गामा। यहां क्या है बेटा? कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। अब देखिए यहां पर क्या है? कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। ठीक है, अब मैंने क्या लगाया? कॉस डेल्टा टाइम्स C2, तो कॉस अल्फा माइनस करना है मुझे, माइनस कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई। ठीक है, अब मुझे प्लस क्या करना है? C1 प्लस कर दो, प्लस C1 में क्या है? साइन अल्फा, किसके साथ मल्टीप्लाई करा के सर? साइन डेल्टा के साथ, साइन डेल्टा के साथ। ये लो, अब आप इसको हटा दोगे, ये क्वांटिटी इससे कट गई, ये क्वांटिटी इससे कट गई। इसी तरह से नेक्स्ट होगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। अब माइनस क्या करना है सर? कॉस डेल्टा टाइम्स कॉस बीटा, प्लस क्या करना है? साइन डेल्टा टाइम्स साइन बीटा। अभी भी सर ये कैंसिल हो, साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन बीटा, कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस बीटा। अब फिर से सर थर्ड पर आएंगे, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब सर माइनस टाइम्स कॉस डेल्टा, C2 क्या है हमारे पास? कॉस डेल्टा कॉस गामा, सॉरी कॉस गामा, प्लस साइन डेल्टा और साइन गामा। ठीक है, अब देखो सर कॉस गामा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। तो ये क्वांटिटी सारी खत्म हो गई, तो बची क्या सर? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, यहां पर क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहां 0 0 0 when the entire row or entire column of any of the determinant becomes 0, then the determinant value is again 0। ये तो हम पढ़ चुके हैं सर प्रॉपर्टी में, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, और प्लीज आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें, बार बार वीडियो को देखें। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज जैन स्टडी पॉइंट। थैंक यू।